पैनल गेस्ट हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं, बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सोनिया शर्मा जी वेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी स्वागत है आपका। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस प्रवक्ता, नितिन जी स्वागत है आपका भी। मदन प्रजापति जी बीजेपी प्रवक्ता, मदन जी स्वागत है। कुलदीप यादव जी पेयजल विशेषज्ञ, कुलदीप जी स्वागत है। रामनिवास मंडा जी एग्रीकल्चरिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। रामनिवास जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले रामनिवास जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ मैं, किसानों को लेकर, खेती को लेकर और इसको आगे बढ़ाने को लेकर, नवाचार को लेकर, इस बजट में क्या नजर आया आपको? नमस्कार जी, मैं वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले से आता हूँ। तो हमारे इधर अगर बात करें पुराने बजट की और अभी जो वर्तमान बजट की, तो मोटे तौर पर जो चीजें, राजस्थान को भी अगर कृषि के बेल्ट से देखा जाए तो हमारे इधर जोत बड़ी है और पूर्वी राजस्थान में जोत छोटी है। तो पिछले बजट की बात करें तो किसान सम्मान निधि में कुछ पैसा बढ़ाया गया, इस बार भी उसको बढ़ाकर कुछ पैसा बढ़ाया गया, वो स्वागत योग्य भी है। हम चाहते हैं कि किसान को ब्याज मुक्त लोन मिले, और ब्याज को मुक्त या हमें लोन को माफ करने की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं किसान स्वाभिमान के साथ जिए, एमएसपी बढ़ाए। एमएसपी के साथ साथ में कुछ राज्य सरकार के द्वारा भी इस पर करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बजट में देखने को मिला भी है। एमएसपी का गेहूं के लिए बोला गया है। और फ्री बिजली की बात करें, पिछले बजट में बोला गया था फ्री बिजली का प्रावधान करेंगे। तो हम चाहते हैं कि छोटे जोत के किसान हैं उनको फ्री में बिजली मिले। और हमारी एक मूल समस्या, पिछले बजट में भी मैं एज ए पैनलिस्ट बैठा था, तो उसमें मैंने बोला था कि हमारे यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में एक दिक्कत है, हमारा भूजल दोहन बहुत ज्यादा हो गया, पानी बहुत गहरा चला गया है। तो हमें सिंगल फेज के ऐसे प्रावधान करना चाहिए, सिंगल फेज के कनेक्शन के लिए प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार की भी मांग हमारी तरफ से रखी गई थी, जो इस बजट में देखने को नहीं मिली। ठीक है। तो कुछ मांगे मान ली गई, लेकिन कुछ मांगे जो की थी वो अब भी लंबित हैं। ठीक है, मैं एक बार मदन जी आपका रुख कर लेती हूँ। मदन जी, आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से ये बजट कैसा रहा है? पहले आपका स्टैंड जानना चाहूंगी। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है ये कि संकीर्ण और संवेदनहीन ये बजट रहा है, इस पर भी आपका रिएक्शन? देखिए, विपक्ष का तो हमेशा से आरोप रहा है, और विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक ही रहा है राजस्थान का, इस देश का। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, विकसित भारत 2047 का विजन के साथ में विकसित राजस्थान 2047 और आत्मनिर्भर राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट आज प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं ये किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं को समर्पित बजट है। और राजस्थान ने की जो परिकल्पना पर्यटन के हिसाब से देखें हम, कि पर्यटन उद्योग को बढ़ाने का हो, चाहे चिकित्सा उद्योग, चिकित्सा के साथ में उसको, चिकित्सा को भी पर्यटन के साथ जोड़ना हो, ये सब चीजें आज देखने को मिली है। ये राजस्थान के विकास में नया आयाम प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। ये बजट राजस्थान के गांव, गरीब, दलित और किसान को समर्पित बजट है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, सोनिया शर्मा जी किस तरह देख रही हैं इस बजट को? अब युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो उम्मीद थी, क्या वो पूरा करता हुआ नजर आ रहा है क्या बजट? दूसरा, प्रदेशवासी उम्मीद लगा रहे थे कि भाई थोड़ी पेट्रोल डीजल में वैट में कमी हो जाए तो कुछ राहत मिल जाए। सर, ये मेरे हिसाब से युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट है, क्योंकि इसमें जो हमारी भारत की जनसंख्या है, हम वर्ल्ड के अमंग्स द यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा कार्यकुशल लोग तैयार करने की कोशिश करी जा रही है, उस पे बजट में फोकस किया गया है। इसमें एआई के इम्प्लीमेंटेशन पे, एआई की एजुकेशन पे। मैं कहूँगी कि युवाओं को, जो घुमंतु प्रजातियों के, जो हमारी सोसाइटी के लास्ट कॉर्नर के लोग हैं, उन लोगों के बच्चों को जहाँ शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उन लोगों के लिए भी आप एक स्कूल कार्ट का प्रोविज़न कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में आपने अच्छे इम्प्रूवमेंट्स का किया है। जादू का पिटारा बच्चों के लिए किया है। तो ये शिक्षा को बढ़ावा देगा, शिक्षा से ये रोजगार जनरेट होगा, रोजगार से सर हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जैसे कि हमारा देश में प्रथम स्थान आया है, राजस्थान ने टॉप किया है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में।
तो ये बजट उस प्लान को और ज़्यादा आगे कारगर करने में सफल सिद्ध होगा। और सर, वैट पे रिडक्शन और ये सब चीज़ों पे छोटी छोटी बातों की बजाय जो GST 2.0 पे ध्यान दिया गया है सरकार ने, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बात करी है, वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र पे बढ़ावा दिया गया है। अब आप ये देखिए कि अगर गाँव में होम टूरिज्म को, हवेलियों को अगर आप होटल में कन्वर्ट करते हैं, उस पे आपको सब्सिडीज मिलेगी। तो अगर पर्यटन क्षेत्र में या रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो वो 30 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार प्रोवाइड करवाता है। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। तो घोषणाएं कह सकते हैं, इन्हें फोकस रहा इस पर, युवाओं को नई लैंग्वेजेस सीखने की बात कही गई, बिल्कुल फोकस रहा है। लक्ष्मीबाई केंद्र की बात की गई, कई ऐसी जी, विदेशी भाषाओं पे ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, कई तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो ये एक होलिस्टिक बजट है, युवाओं के लिए केंद्रित है। ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, पेयजल को लेकर भी कई महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणाएं की गई है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर अब तक भी पीने के पानी को लेकर जो लोग हैं वो तरसते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि गंदे पानी का भी सप्लाई हो रहा है। कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले 2 साल से हम घोषणाएं देख रहे हैं। PhD की जो योजना है, कोई धरातल पे नहीं आई है। 2 साल से सरकार के पास बजट नहीं, पैसा नहीं। जो जन घर घर योजना, नल योजना चलाई थी, आज वो बंद पड़ी है। राजस्थान में जो स्थिति है, इंडिया का मैं पैराग्राफ उठाएंगे, उसमें 33वां 34वां नंबर आ रहा है राजस्थान का। घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाओं को करने के बाद अमल पे कौन लेके आएगा? अमल पे जब आएगी तो सरकार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सरकार के पास पैसा नहीं, आज कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, पहले मैं आपको JJM की बात बता रहा हूँ। पिछले साल इन्होंने अमृत की घोषणा करी थी 5300 करोड़ की। आज तक 1 साल पूरा हो गया उस काम को किए हुए। एक जगह एक नल टूटी भी नहीं लगी, 1 इंच पाइप नहीं डला। तो घोषणाओं से क्या होगा? जनता को काम चाहिए मैडम। काम कौन करेगी? काम सरकार करेगी। सरकार जब करेगी जब सरकार के पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आज सरकार के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। अगर सरकार पैसा देती तो आज JJM की स्थिति इतनी दुर्गति भी नहीं आती। जो घोटाले, भ्रष्टाचार हुआ है 2 साल में, सरकार ने उस पर कोई नकेल नहीं कसी। आगे की जो रणनीति हो रही है, पूरे राजस्थान के जलदाय विभाग को बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके पे देने का विचार किया जा रहा है। इन्होंने कहा है 3000 कर्मचारी हम संविदा पे लेंगे। 3000 क्यों? ठीक है, विभाग में लगभग 35 से 40 हजार कर्मचारियों की आवश्यकता है। संविदा का मतलब कहाँ से आ गया? आज 67 डिपार्टमेंट बना, जब तक संविदा नहीं आया डिपार्टमेंट में। आज पहली बार सुनने में आ रहा है 3000 संविदा कर्मचारी लेंगे। कुछ और लोगों के रिएक्शन ले लेते हैं सर। मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। बजट से जुड़ी हुई तमाम एक पॉइंटर जी राजस्थान पर आप देख सकते हैं। बजट का पूरा विश्लेषण आप जी राजस्थान पर देख सकते हैं। सुबह से लगातार महा कवरेज हम आपको जी राजस्थान पर राजस्थान के बजट को लेकर दिखा रहे हैं। और अब पूरे दिन बजट को लेकर विश्लेषण हम करेंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, पक्ष विपक्ष सभी के रिएक्शन लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आम आदमी से भी कि उसकी बजट पर प्रतिक्रिया क्या है, बजट में उसके लिए क्या है। और आम आदमी की राय जानने के लिए चलते हैं आपको जोधपुर। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश, कहां पर मौजूद हैं? आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, बजट को लेकर उनका रिएक्शन लीजिए। सुमित, निश्चित रूप से मैं इस समय खड़ा हूं लघु उद्योग भारती के, जहां कई लोग हैं, खासतौर से इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं भी हैं। मैं उन लोगों से बात करता हूं बजट को लेकर क्या कुछ खास रहा। सर, बजट को लेकर मैं बात करें, जिस तरीके से सर्वव्यापी बजट कहा जा रहा है, खासतौर से उद्योगों को काफ़ी राहत दी गई। औद्योगिक दृष्टि से कहा जाए तो सबसे बड़ा काम इस बजट में यह हुआ है, जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी पिछले वर्ष प्रारंभ की गई थी, उसको 31 दिसंबर 2026 तक जारी रखने का जो आह्वान किया गया है, उसका स्वागत करते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़ के फ्रेट कॉरिडोर के पास में 3600 एकड़ के ऊपर औद्योगिक हब विकसित करने का जो प्रस्ताव किया गया है, वह भी स्वागत होगी। और उसके लिए 600 करोड़ का प्रथम चरण में बजट दिया गया है। वास्तव में इससे औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।
यूथ के लिहाज से देखें तो किस तरीके का बजट था? वैसे तो सर्वव्यापी बजट है, लेकिन खासतौर से जिस तरह के यूथ को फोकस करने के कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों की बात की है। बजट का मूल सार बताना चाहूँगा आपको मैं, तो बजट विकास को बढ़ावा देने वाला, रोजगार को बढ़ावा देने वाला और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने वाला बजट है। यूथ की बात करता हूं तो स्वरोजगार योजना के तहत करीब 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ये स्वागत योग्य है। सर क्या कहेंगे सरकार का बजट? राजस्थान सरकार ने जो ये बजट पारित किया, ये एक राजस्थान को सशक्त बनाएगा और डबल इंजन सरकार के आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान के संकल्प का ये प्रतिबिंब है। ये विजन युवाओं को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने वाला ये इस बजट साबित होगा। सर इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें, क्योंकि वैसे तो सर्वव्यापी बजट अभी तक जो कह रहे हैं सर्वव्यापी है, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से, जोधपुर के लिहाज से क्या? देखिए, जोधपुर पाली मारवाड़ हब के बारे में उन्होंने बड़ा बजट दिया है और जोधपुर में पानी की जो कपड़े की समस्या उसके ट्रीटेड वाटर के बारे में और उस वाटर को दोबारा यूज लेने के बारे में काफ़ी उन्होंने बजट में चर्चा की है। और जोधपुर की बात करें, सोजत की मेहंदी की बात की है, नागौर की मेथी की बात की है। तो यूँ करके पता है कि पहले साल से संवेदनशील सरकार है उद्योगों के बारे में बहुत कुछ मंथन कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बजट जाएगा और मैं लघु उद्योग भारतीय जोधपुर प्रांत महामंत्री सुरेश कुमार विष्णु इसका स्वागत करता हूँ। मैम महिलाओं के लिहाज से बात करें, जिस तरीके से लखपति दीदी को प्रमोट करने का प्रयास किया सरकार ने, मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी इस बजट का। 10 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए बजट पारित हुआ है। उस 10 स्तंभों में से एक स्तंभ महिलाओं को भी माना गया है। महिलाओं को मजबूत करने का, एम्पावर करने का काम किया गया है। लखपति दीदी जो पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। राज सखी स्टोर की स्थापना की बात की गई है। जैसे शी मार्ट केंद्र में, वैसे राज्य में राज सखी स्टोर की स्थापना की बात की गई, जिससे हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके, मार्केटिंग कर सके, उस प्लेटफॉर्म पे ला सके, जिससे बहुत ज़्यादा सेल बढ़े। और महंगाई को कम करने की डिमांड थी, लेकिन आप गृहिणी हैं, नहीं लगता है महंगाई कम? जब विकास 360 डायमेंशंस में होता है तो लागत भी लगती है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आम जनता ही उसमें सहयोग करेंगे। सरकार रोटेट करके इनडायरेक्टली हमें ही बेनिफिट कर रही है। हम पहले महंगाई की छोटे स्तर पे हर समय महंगाई। मैं राकेश फिर से लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार रुख उनका कर लेते हैं, फिर से आपके पास आएंगे। नितिन सारस्वत जी, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, कमियां बता दीजिए जल्दी से। देखिए सुमित जी, मैं अपनी जो बात कहूंगा वो तथ्य के आधार पे कहूंगा। सबसे पहली बात तो भारी भरकम शब्द, बड़बोली बातें, शेख चिल्ली के दावे और खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि मैं इसके लिए 2 पैरामीटर आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले पैरामीटर होता है कि सरकार ने जो पिछली घोषणाएं की, क्या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या उसने जो घोषणाएं की थी, क्या उनको पूरा किया? क्या आधा भी पूरा किया उन्होंने? पहली पॉइंट ये। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पिछले बजट में 2717 घोषणाएं की थी, केवल 754 घोषणाएं मात्र पूरी की है और 707 घोषणाओं में तो कुछ भी प्रगति भी नहीं हुई है, मतलब चालू ही नहीं किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या भाजपा ने जब ये बजट बनाया तीसरा बजट दे दिया है? क्या अपना संकल्प पत्र पढ़ा इन्होंने? इनके संकल्प पत्र में था कि पेट्रोल डीजल हो जाएगा हरियाणा गुजरात के बराबर, क्या आज हो गया? इसमें प्रावधान है तीसरे बजट में भी मिला के। क्या किसान सम्मान निधि 12,000 हो जाएगी? क्या आज हो गई? क्या किसानों की जमीन जो नीलाम हो जाती है, कहते थे आते ही कर देंगे, क्या किसानों की जमीन नीलाम के लिए कोई कुछ इन्होंने उपाय कर दिए? मूंग अड़द एमएसपी की खरीद दुगना हो जाएगी, क्या इसमें कोई है? मूंगफली एमएसपी पे ली जाएगी, ज्वार बाजरा एमएसपी पे लिया जाएगा, गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा, रिफाइनरी हमारे आते ही अगस्त में शुरू हो जाएगा, क्या इसमें भी कोई डेडलाइन है? क्या इन्होंने बोला कि तमाम तरीके के क्लस्टर्स बन जाएंगे, क्या वो क्लस्टर्स है? क्या इन्होंने बोला आईआईटी की तरफ से रिट बन जाएगा? ये सब संकल्प पत्र के बता रहा हूं, पिछले बजट का भी बताऊंगा। क्या एमबीबीएस की तरह क्या नाम से हर प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा, भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। और पिछले बजट में कहा था एनटीए की तर्ज पे हम टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, फिर दोबारा इस बार बोल दिया जीरो एक्सीडेंट जोन बन जाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। अब आईपीडी टावर बना रहे जेके लॉन में, अभी एसएमएस वाले का कोई लेना देना नहीं है। मांडलगढ़ बसवा में सांगा के भव्य स्मारक बन जाएंगे, गौरी देवी कला केंद्र हो जाएंगे, और क्या नाम से सभी सीमावर्ती जिलों में हेलीपैड हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में आते ही 1 वर्ष में रिक्तियां भर देंगे, प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र बना देंगे।
देंगे, प्रत्येक पंचायत पे खेल कूद के मैदान, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बना देंगे, बास्केटबॉल एकेडमी। अब आप डालोगे गूगल पे, सब सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा था 2024 में 1000 इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे। आप तो जयपुर में आते जाते आपको पता होगा कि जयपुर में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। इन्होंने देखिए फंड कितना बड़ा दिया है जर्जर स्कूल के लिए। अभी एक रिपोर्ट आई, उसके अंदर 21,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने कितने दिए? 450 करोड़ रुपए। कितना गजब बजट दिया है। 3,467 ग्राम पंचायतों में 3,000 करोड़ रुपए दिए। कितने? 3,467, 3,000 करोड़। और वो लैप्स हो रहे हैं क्योंकि चुनाव होगा ही नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में। 3,000 करोड़ रुपए केंद्र से लैप्स हो जाएंगे। अब देखिए डबल इंजन की सरकार की खासियत देखिए आप। डबल इंजन की सरकार में आपको जो केंद्र से हिस्सा मिलता था उसकी कमी हो गई है। क्या डबल इंजन का फायदा है? डबल वसूली की सरकार है। अब आप समझिए। और मैं आपको योजनाएं बताता हूं, उनमें से एक भी योजना इनकी पूरी नहीं हुई। आज के अखबारों में इनका कच्चा चिट्ठा खोला हुआ है अखबार वालों ने। उन्होंने कहा कि कोटा में भामाशाह मंडी का कोई विस्तार, बांसवाड़ा में हवाई पर्यटन सर्किट, डीग में बृहद क्षेत्रीय विकास योजना, जालोर झाड़वाना में रिंग रोड और दौसा में जीरो एक्सीडेंट योजना, फल सब्जी मंडी घोषणा, सीकर में युवा साथी केंद्र, अजमेर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, झुंझुनू में तमाम घोषणाएं, टोंक में नदी जोड़ने का कोटा में स्टोन पार्क, निम्बा हेड़ा में सैरामिक पार्क, शेनियाला चित्तौड़गढ़ में। हाँ सुनिए, अरे आप भी तो सुनिए, आपको मजा तो आएगा। अरे नहीं, मैं जवाब दे दूं। अगर ये दो लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे, एरो सिटी कोटा में बना देंगे, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब मदन जी का नंबर, अब मदन जी का नंबर। नितिन भाई एक सांस में बहुत कुछ बोल दिया आपने। अब मदन जी का नंबर, फिर मैं दामोदर के पास जाऊंगा। मदन जी जल्दी से, फिर मैं दामोदर के पास जाऊंगा। मैंने टोका नहीं है। हाँ तो जवाब तो लीजिए। जितनी बात बोली है मदन जी, अगर उन जगहों को और उन योजनाओं को बता देंगे। अब ये सुनने की वो जो आप पढ़ रहे हैं नितिन जी, नितिन भाई जो आप पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। आर्थिक व्यवस्था गूगल पर सब है, गूगल बाबा सब बता देता है। मैं भी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मदन जी के पास भी होगा, लेकिन मदन जी से जवाब तो ले लीजिए। आपको बताना चाहिए ना। हाँ तो आपको भी बताना चाहिए। क्या 75% घोषणाओं का कोई लेना? अरे तो आप बैठे तो हैं बताने के लिए। अब आपका काम भी मैं कर दूंगा तो फिर आपकी क्या जरूरत पड़ेगी? सुमित, अगर सुनने की, अब सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए एक बार। सुमित जी, मैंने बहुत आराम से और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इनको सुना है, मेरे मित्र को। उम्मीद करता हूं कि मैं जब सच के आंकड़े रखूं तो ये भी मेरे इतनी धैर्यता से सुने। वैसे मुझे मालूम है कि एक राहुल गांधी ने देश के अंदर झूठ की फैक्ट्री चला रखी है और भ्रम की दुकान खोल रखी है। उस झूठ की फैक्ट्री और भ्रम की दुकान का एक प्रोडक्शन अभी आपने यहाँ नितिन सारस्वत जी को देखा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, अब देख लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ ना इस तरीके के नहीं। मैं आपको बोल दूं कि आप बेवकूफ आदमी है, इसका मतलब नितिन भाई जवाब ले लीजिए ना। ठीक रुक जाइए ना। ये तरीका नहीं है। बेवकूफ आदमी है, कुछ भी बोल दूं, आप बेवकूफ है। सच जब सामने आता है, रुक जाइए जब सामने आता है, नितिन भाई समय बर्बाद होता है। कांग्रेस की रीति है, कांग्रेस की रीति है। अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रुक जाइए ना प्लीज। नितिन भाई समझिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। देखिए और भी गेस्ट बैठे हैं, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा। तो शांति से सुनो। ठीक नहीं है ना नितिन भाई? मैं आईना दिखा रहा हूँ। नितिन भाई रोज की तरह थोड़ी ना है कि हाँ भाई आए, लड़े, झगड़े, चले गए। सार्थक चर्चा हो रही है ना, बजट पे बात कर लेते हैं ना। जवाब ले लीजिए। आरोप लगाओ, कांग्रेस का आरोप लगाओ, भाग जाओ। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आपने भी बताई ना कमियां, उन्होंने शांति से सुनी। रुक जाइए, अरे रुकिए ना नितिन भाई, सुनो। गजब कर रहे हैं आप, सुन लीजिए ना एक बार। रुक जाइए बस। की फैक्ट्री ऐसे फड़फड़ाती है, फड़फड़ा मत मदन जी, सुनो। गलत बात नितिन भाई, गलत बात। सुनो, आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए नितिन भाई, समझते हैं आप? अपनी बात रख के झूठ बोल के किसी को बोलने मत दो। अरे सुनो तो सही प्रभु। क्या तरीका है? नितिन भाई मुझे माइक बंद करवाना पड़ेगा। क्या आप शब्द बोला? आप पहले आप आपस में डिसाइड कर लीजिए दोनों। बेनकाब कर रहा हूँ, क्षमता रखो सुनने की क्षमता रखिए। देखिए सुमित, मैंने बोला नहीं है, टोका नहीं, और मैं समझता हूँ डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। बोलिए, जब आदमी झूठ बोलता है, बोलिए मदन जी, बोलिए, उसको सही साबित आईना। ठीक है मदन जी, बोलिए मदन जी, जवाब दीजिए सर। इन्होंने कहा संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। 392 घोषणाएं हमारे संकल्प पत्र में थी, जिसमें से
हमने 282 हमने पूर्ण कर ली। 72% घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र की थी उन घोषणाओं को पूरा करने वाली बीजेपी की सरकार है। दूसरा इन्होंने कहा बजट के अंदर 2718 घोषणाएं हमारे दोनों बजटों में है पूर्व में, जिसमें से 2439 घोषणाओं को पूर्ण करने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे रखा था। ये विधानसभा के पटल पे चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि वह तथ्य और आंकड़ों के ऊपर बात होती है। टीवी डिबेट में कोई आंकड़े की सत्यता नहीं प्रमाणित होती ना, इसलिए यह बोल सकते हैं, सदन में नहीं बोल सकते। दूसरी चीज, हमारे मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने सदन में कहा है और चुनौतीपूर्ण कहा है कि आप आइए 2 साल वर्सेस 3 साल कर दीजिए। नहरी तंत्र को सुरक्षित करने की सिंचाई योजना 84,592 हेक्टेयर, इनके टाइम पे 52,100 हेक्टेयर। फार्म पॉइंट जो थे वो 35,368, इनके टाइम पे 852। खेतों में तारबंदी 313.57, इनके टाइम पे मात्र 8 लाख मीटर थी। मैं और बता सकता हूं, बिजली उत्पादन के अंदर 6,839 मेगावाट, इनके टाइम पे 3,952 मेगावाट। और दूसरी चीज ये कह रहे घोषणाएं नितिन सारस्वत जी ऐसे होती है। एक आया था दिल्ली से बालक, 1 2 3 4 5 10, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, सोहनलाल कटेला जैसे को आत्महत्या करने गई। युवाओं को रोजगार देने वाले थे, युवा लड़के ने यह कह के आत्महत्या की कि पिताजी मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूं। राजस्थान की विधानसभा में एक मुख्यमंत्री खड़े होते थे जो कुर्सी से चिपके हुए थे, 5 साल तक धरतराष्ट्र बन के रहे। और यह राजस्थान के अंदर किस तरीके से वो फैलता रहा, अराजकता फैली, कुशासन हुआ, एक विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है मदन जी आ रहे हैं सर। मदन जी फिर से लौट रहा हूं मैं। और मैं एक चीज कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं जो नितिन भाई ने जो बातें कही, अशोक चांदना इसलिए वहां करने में बैठे थे, भाई ने जो बातें कही उस पर भी जवाब ले लूंगा मैं आपसे। नितिन भाई मैं समझ गया आपका सवाल, मैं समझ गया। मैं सवाल को दोहरा देता हूँ। जो नितिन भाई ने गूगल पे से देख के बातें कही, दौसा में 0 एक्सीडेंट जोन अधूरा, बावसाड़ा में पर्यटन सर्किट अधूरा, कोटा में भामाशाह मंडी, में भी वही देख लेता हूँ गूगल पर। डीग में ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना लंबित, जालोर झाड़ावाड़ में रिंग रोड का काम शुरू नहीं, सिरोही में फल सब्जी में, ये इन पर भी मैं बात करूंगा एक एक करके। मदन जी रुक जाइए, मैंने भी वही पेज खोल रखा है जो नितिन जी ने खोल रखा है पर, लेकिन उससे पहले दामोदर के पास जा रहा हूं मैं। दामोदर, आपके आसपास लोग होंगे, जरा बात कीजिए, बजट को लेकर रिएक्शन लीजिए। मैं आ रहा हूं मदन जी आ रहा हूं, आप सुन लीजिए और लोगों के रिएक्शन भी सुनिए। दामोदर लिए चलते हैं आपको और लोगों के पास। दामोदर देखिए हमारे साथ तमाम, क्योंकि व्यापारी, उद्यमी महिलाएं ये सभी यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हीं से ही रिएक्शन लेते हैं। क्योंकि सर किस इंडस्ट्री से हैं आप और इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, कितनी उम्मीदों पे खरा उतरे, कितने नंबर देंगे आप बजट को? जी नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा, मैं एक्सपोर्ट से बिलोंग करता हूँ और जो ये बजट है उसको मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। क्योंकि जो इस बजट में जो मार्जिन मनी की बात हुई है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी की बात हुई है और जो उसको ज़ीरो किया गया है, उससे हमारे को और बल मिलता है कि हम इसको आके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, इंडस्ट्री डेवलप कर सके। जो हमारे युवाओं के लिए जो एक बजट की आस रहती है, उस बजट में सब कुछ ये इन्होंने खोल के रख दिया है पिटारा। इस बार के बजट से हमारे जितने भी नए एक्सपोर्टर्स है या मैन्युफैक्चरर है, वो अपना एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। टैरिफ मार के चलते जो एक पीछे हुए तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर आप किस तरीके से देखते हो, कितने नंबर देंगे? देखिए आज के में तो पूरे मिलने चाहिए। अगर 10 की बात करूँ तो 10 में से 10 मिलने चाहिए। जिस तरह से जयपुर की वॉल सिटीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जीर्णोद्धार की बात करी है, ये सब चीज़ें, पार्किंग हो और जितना अतिक्रमण हो, उसके लिए सबने कुछ सरकार ने दिया है। तो कुल मिलाकर मैं देखूंगा टैक्स नहीं लगाना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और भी हमारे साथ यूथ विंग से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप इस बजट के, क्योंकि यूथ हो और यूथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए और युवा उद्यमी की दृष्टि से देखा जाए, तो इस बजट में कितना क्या मिला और कितने नंबर देंगे? देखिए भारत युवाओं का देश है। 68% जनसंख्या जो है तकरीबन युवाओं की है और 2047 का जो मोदी जी सपना देख रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो तभी ये सपना साकार हो पाएगा। नहीं तो आपका ये सपना मुझे नहीं लगता कि कहीं पूरा होने पाने की उम्मीद है। भजनलाल जी ने, सरकार ने आज जो बजट पेश किया उसमें 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का एक ऋण दिया जाएगा। तो आप 10 लाख रुपए को एक बहुत किस तरीके से देखते हो कि आज 10 लाख रुपए में एक दुकान, छोटी सी भी दुकान करे तो उसमें सामान नहीं आ सकता, तो उद्योग कैसे लगा पाएगा युवा? कहीं ना कहीं जो रिप्स की स्कीम का जो दायरा बढ़ाया है उसमें युवाओं के लिए कस्टमाइज पैकेजेस की हमने मांग करी थी, दिया तो नहीं, लेकिन ठीक है कि रिप्स का दायरा बढ़ा दिया, एमएनएसटी स्कीम का दायरा बढ़ा दिया।
और इस बार का जो बजट है स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसमें इसमें हमारे मानना है कि 8 नंबर हम इस बजट को देते हैं। अब धरातल पर कितनी वो उतरती है उसके हिसाब से बाकी 8 नंबर देंगे। हमारे साथ सूरजबान जी हैं। सर, कृषि की दृष्टि से देखा जाए बजट कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, जो सुझाव दिए गए थे उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और कितने नंबर देंगे बजट? कृषि के एंगल से तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बजट नहीं कह सकता। जो मैं तो एकदम कृषि से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गाँव तक बिल्कुल जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन जो हमें उम्मीद थी ना उसके हिसाब से कृषि में ऐसा कुछ विशेष दिया नहीं। जैसे मैं बात करूं तो मंडियों तक किसान का प्रोडक्ट कैसे पहुंचे और मंडी में जाकर उसको जो जिस तरह की ग्रेडिंग होती है, जिस तरह की ऑक्शन का सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो बहुत हॉरिबल काम है। उससे किसान बड़े प्रताड़ित रहते हैं। तो मैं ऐसा सोचता था कि कुछ ना कुछ किसानों को रिलीफ देने के लिए इस तरह का कोई यार्ड के अंदर या कृषि उपज मंडी में या कोई ऐसे एजेंसियां बनाएगी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट तय करती है उस रेट पे किसान का प्रोडक्ट खरीदा जाए। उससे संबंधित राजस्थान गवर्नमेंट ने सुधार करने की जो बात थी वो ज़्यादा हुई नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी दी है। मिला जुला बजट है, ये कहूँगा मैं कृषि के लिए। ठीक है, ठीक है। नंबर तो इसमें कमी दूंगा मैं, तो 5-6 नंबर से। दामोदर, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास, और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ नए मेहमान भी जुड़े हैं, और एक एक कर आप सभी से चर्चा का ये दौर जारी। हाँ, मैं आ रहा हूँ मदन जी, मैं आ रहा हूँ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। प्रायोजक जेमेक्स, UPVC WPC डोर्स एंड विंडो सिस्टम्स, आर्किटेक्ट्स फर्स्ट चॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ कशिश। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बजट, प्रदेश का बजट आज दिया कुमारी का पिटारा खुला और प्रदेश के लिए कई सौगातें लेकर आया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की, हर वर्ग को इस बजट में शामिल करने की कोशिश आज सरकार की रही, वित्त मंत्री की रही, और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, समावेशी बजट, वो तमाम बातें जो कही थी वो आज बजट में परिलक्षित भी हुई। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बजट से नाखुश हैं और कुछ लोग हैं कि इससे बेहतर, कह रहे हैं कि इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता था। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, हर वर्ग को इस बजट में शामिल किया गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, रिएक्शंस ले रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार मैदान में मौजूद हैं और उनके साथ अलग अलग वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। सबसे पहले मैं अब अपने मेहमानों के पास फिर से लिए चलता हूं, आपको परिचय में करवा देता हूं एक एक करके। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ, दामोदर जयपुर से हैं हमारे साथ, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस प्रवक्ता, मदन प्रजापति जी बीजेपी प्रवक्ता, रामनिवास मंडा जी एग्रीकल्चरिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, गजेंद्र सिंह राठौड़ जी कर्मचारी नेता, और प्रोफेसर SL शर्मा जी सेवानिवृत्त कृषि विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं गजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। कर्मचारी एक ऐसा वर्ग जो सरकार बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है, सरकार खड़ी भी कर देता है, गिरा भी देता है, इतनी ताकत रखता है कर्मचारी, वो वर्ग है। कर्मचारियों के लिए इस बजट में किस तरह से देख रहे हैं सर आप? जी, पहली बात तो बजट बहुत बढ़िया बजट बताते हैं, पर मेरे हिसाब से राजस्थान के कर्मचारियों की इस बजट में बिल्कुल ही भुला दिया गया। जिस तरीके से राजस्थान के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी आशाएं थी और आशा के अनुरूप पे बिल्कुल ये बजट नहीं है। पिछले कई दिनों से हम कई चीज़ों की बजट में जो है सुझाव भी दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व कर्मचारी संगठनों से संवाद भी स्थापित किया, तो हमें लगा कि कुछ न कुछ कर्मचारियों की इसमें कुछ मिलने वाला है। परंतु जिस तरीके से ये बजट आया और बजट को देखने के बाद ये लगा कि कर्मचारियों का सिर्फ एक नाम लिया गया जो 8वें वेतन आयोग में के लिए कमेटी का गठन है। यह वेतन विसंगतियां अगर सुनते हैं तो निश्चित तौर पे हम स्वागत करेंगे, परंतु जिस तरीके से बजट में आशाएं थी, पदोन्नतियों के पद के लिए अनुभव में छूट थी, संविदा कर्मचारियों को जो है किसी भी कर्मचारियों को संविदा रूल्स में नहीं लिया गया, उसमें अब जब आने वाले थे 2 साल की छूट में, वो छूट ना तो पिछले बजट में तो आदेश जारी किए, न इस बजट में कोई घोषणा की। निश्चित तौर पे अगर पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट में भी इनको 2 साल की छूट की घोषणा तो की, परंतु अभी तक उसके आदेश जारी नहीं हुए। और अब नया बजट था, इसमें भी बहुत से लोगों के, और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको सरकार से सीधा भुगतान ले रहे हैं, जैसे जनता जल योजना के पैरा टीचर के कर्मचारी। पैरा टीचर के कर्मचारी तो शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर तो पहले से इस CSR रूल्स 2022 में आ रहे हैं, परंतु उनके आदेश जारी नहीं हुए, और इसी कारण से वो आज भी उसी अदरजोल में, और आधे से लगभग कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं, परंतु उन्हें घर जाते हैं तो बिल्कुल कुछ भी उनको
नहीं मिलता है। तो इस बजट के माध्यम से जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को एक हमारी जो है वसुंधरा जी की सरकार में हमारी एक समझौता हुआ था 816 चयनित वेतनमान 1827 के स्थान पर। उसके जब भजन लाल जी ने हमसे संवाद स्थापित किया, कर्मचारी संगठनों से एक स्वर में कहा था कि ये जो है सभी कर्मचारी इसमें प्रभावित होंगे 1827 के स्थान पर 816-24-32, और ये निश्चित हमें पूर्ण विश्वास था कि ये इस घोषणा होगी, परंतु ये नहीं होने से कर्मचारियों में बहुत बड़ी जो निराशा का भाव है। और दूसरा जो वेतन विसंगतियां पिछले कई वर्षों से चल रही थी, उन विसंगतियों के ऊपर भी कुछ नहीं बोला। दूसरा जो है कैडर रिव्यू का है, अन्य कई चीज़ें जो कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं थी। प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी, उनको पिछले बजट में नहीं 3 बजटों में लगातार घोषणा हुई कि इनको गहलोत साहब ने भी घोषणा की कि इनको RSLDC की तरह रेक्सो की तर्ज पर जो RSLDC का गठन किया जाएगा, वहाँ नहीं हुआ। अभी 2 साल से यहाँ नहीं हुआ, तीसरा बजट आया वो कर्मचारी। और उस एक चीज़ और बताऊं, मैं जिस तरीके से ठेका कर्मचारी हैं उनके साथ इतना बड़ा शोषण, जब से ये कंपनी का गठन की घोषणा की उसके बाद में वो ना तो कोई बोल सकते हैं, उनके रोज नया लगा दिए जाते हैं, उन्हें पुराणों के साथ ना शोषण किया। अगर कोई बोलने की कोशिश भी करता है तो बहुत बड़े अन्याय का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर से ऑल ओवर अगर देखें तो कर्मचारियों के लिए अभी 2 साल की छूट की थी अनुभव में, तो वो भी है। पिछले में कैडर रिव्यू की बात थी, कई कैडरों की रिवेन्यू है, तो निश्चित तौर पे वो ही हम तो ये सोचेंगे कि वही आदेश जारी हो जाए अब तो, कि तो भी हमें संतोषजनक रहेगा। परंतु राज्य सरकार ने और भी काफी उम्मीदें थी। ठीक है, आएंगे आपके पास। प्रोफेसर SL शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ हैं आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? देखिए, मैं कृषि विशेषज्ञ के नाते बताना चाहूँगा, बजट में हालांकि जो वर्तमान सरकार है उसने काफ़ी प्रयास करा है किसानों को मदद के लिए, ड्रोन सुविधा दी है। आजकल अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या है कि ज़मीन का एरिया कम होता जाता, तो बंजर भूमि जो इस तरह की उनको विकास के लिए योजना बनाई है। सबसे बड़ा इन्होंने जो सिंचाई पे जो फोकस किया है ना, यमुना जल को लाना, हरियाणा से पानी को लाना, किसानों को जैसे सूक्ष्म सिंचाई योजना करना, बीसलपुर का पानी देना, क्योंकि आजकल वर्षा आधारित फसल का उत्पादन गिरता जा रहा है, इसलिए पानी की आवश्यकता होती है। उत्पादन वृद्धि में पानी की अहम भूमिका है, इसलिए उसमें इन्होंने निश्चित रूप से अच्छा बजट प्रदान किया है। सोलर पे इन्होंने काफ़ी बजट का प्रावधान रखा है। सेकेंडली, जो किसानों को 1 अप्रैल से सितंबर तक ब्याज मुक्त में दिया, उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा डिक्कियाँ 800 डिक्कियाँ बनाई है, फार्म पॉन्ड बनाई है, क्योंकि जल संरक्षण जब तक नहीं होगा किसान अपने उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा। एक राजस्थान में क्या है, मैं बताऊँ आपको, नील गाय जो है एक बहुत ही विकट समस्या है। गई बार भी मैंने बजट में इसका समस्या बताई थी। तो नील गाय आप ये देखिए 30 से 40% उत्पादन का नुकसान कर देती है। तो उसके लिए सरकार ने कुछ तारबंदी वगैरह की है, पर इसमें इनकी संख्या की जो वृद्धि है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनकी संख्या में गिरावट नहीं आएगी और बाकी साधन ठीक है, मैं जल्दी से मदन प्रजापति जी का एक बार जवाब देता हूँ। मदन जी, इन्होंने तमाम लोग कुछ कमियां बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हाँ भाई बजट ठीक ठाक रहा। मुझे सर 2-3 बातों का जवाब दे दीजिए। एक तो कर्मचारी, देखिए एक मिनट सर, एक तो कर्मचारी खुश नहीं इस बजट से, ज़रा बताइए कर्मचारियों के लिए क्या रहा? पेपर लीक को लेकर कोई ठोस बात कही गई क्या इस बजट में? शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1.5 से 2 लाख पद शायद खाली हैं, उनको लेकर कोई बात हुई क्या? और मैं मेरी भी बात कर लेता हूं सर, इस बजट में मेरे लिए एक पत्रकार के लिए क्या था सर? देखिए सुमित जी, जब बजट आता है तो निश्चित रूप से चीज़ें जो होती है वो कुछ चीज़ें सबकी ली जाती है। जिस तरीके से आपने कर्मचारियों के लिए कहा, कर्मचारियों का जो वेतन विसंगतियों के विषय पे बहुत दिनों से चल रहा था। 5 साल तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, खेमराज
कमेटी बनी हुई थी, खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया था। पहली जो उससे पहले कमेटी बनी हुई थी उसकी रिपोर्ट भी दोबारा सार्वजनिक नहीं किया। भजनलाल जी की सरकार ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। आज भी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने साफ कहा है कि हम वेतन विसंगतियों के ऊपर काम करेंगे और उनको दूर करने का कार्य करेंगे। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा उस चीज में। और भी कर्मचारियों की जो मांग आएगी बजट के अलावा भी, जिनके संग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हुआ है, तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से कर्मचारी एक महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हमारे लिए किसान युवा है वैसे ही कर्मचारी भी है, तो उनकी भी चीजों को माना जाएगा और किया जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी चीज जिस तरीके से मेरे मित्र आरोप लगा रहे थे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, हमने पहले ही कहा कि 100% नहीं हुआ, 90% हुआ है। अब आप 10% बचा हुआ उसको बार बार गिनवाओगे तो 90% हुआ उसको भी गिनवाओ ना भाई। स्थिति आज क्या आती है। आपने दूसरा शिक्षा के विषय में पूछा। सरकारी स्कूलों और खेल किट के माध्यम से 323 करोड़ खर्च होंगे। 10वीं और 12वीं मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप के लिए 20,000 तक की सहायता दी जाएगी। 1 से लेकर 8वीं तक 40 लाख स्टूडेंटों को फ्री यूनिफॉर्म 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 445 करोड़ की लागत से जर्जर भवनों का निर्माण किया जाएगा। और एक चीज और आपने देखी होगी खास बात कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा था कि जो भवन जिस तरीके से निर्माण होगा, ये पॉलिसी लेके आए हम, उस भवन के ऊपर पट्टी लगेगी कि कब उसका निर्माण हुआ, कौन ठेकेदार था, कितने में कितनी लागत उसकी हुई और ये भवन कितने समय तक रहेगा। ये भी पारदर्शिता भजनलाल जी की सरकार के अंदर दिखाई गई है। पर्यटन नीति जिस तरीके से आज राजस्थान के अंदर, हम बार बार पर्यटन नीति कहते थे, पर्यटन नीति के अंदर क्योंकि राजस्थान में पर्यटन के विभिन्न बड़ा सवाल विपक्ष बार बार पूछता है कि रोजगार को लेकर क्या कर रहे हो, जो घोषणाएं करते हो पूरी नहीं करते हो। देखिए, विपक्ष का काम है आंख पे पट्टी बांध के देखना है और भजनलाल जी ने कहा है कि चश्मे हम दिलवा देंगे, आप सही तरीके से देखो। वो ठीक है, वो बात आज जिस तरीके से इनके टाइम पे आप तो गवाह हैं सुमित जी, मैं सुनिए हाँ, मैं दे रहा हूं ना, मैं सुमित जी आप तो गवाह हैं। हम विपक्ष के टाइम पे भी डिबेट में आते थे। एक टाइम पे बेरोजगारी दर कांग्रेस अशोक गहलोत जी के टाइम पे 32% पहुंच गई। आज बेरोजगारी दर क्या है? आज पर कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ी है, 2 लाख हुई है। आज राजस्थान की जीडीपी के अंदर अच्छा योगदान रहा है। और आप अगर देखेंगे तो महंगाई दर भी इनके टाइम से कम है। ये आंकड़े मैं बताऊंगा तो फिर ये कहेंगे झूठ है। मैं तो कह रहा हूं गूगल है, आप ढूंढ लीजिए। मैं सच या झूठ का साबित करने के लिए आप बैठो, मेरे को कर दीजिए कि नहीं बढ़ी। नितिन जी आप गूगल का नाम मत लीजिए, अभी नितिन जी गूगल खोल लेंगे फिर बता देंगे आपको कितना कर्जा चढ़ा हुआ है हर राजस्थान के हर व्यक्ति पर। मैं तो बता देता हूं सरकार पर कितना कर्जा है। आप गूगल की बात मत कीजिए, बस नितिन जी अभी बता देंगे पिछले बजट की कौन सी घोषणाएं अधूरी है। 10 पॉइंट है इनके पास अभी। ये तो सुमित खजाना खाली घोषणा, हमने तो खजाना खाली और घोषणाओं के माध्यम से छोड़ के गए हुए सरकार थी। इनके टाइम पे 5,69,000 2 साल में खजाना भर गया है क्या? जो घोषणाएं की आपने पूरी कैसे करेंगे? 8,000 राजस्व घाटे खजाना खाली छोड़कर गई वाली हमारी सरकार है। मैं तो आंकड़े लेके बैठा हूँ। नहीं मुझे बताइए ना मदन जी, खजाना खाली छोड़कर गई पूरी सरकार कि 8,000 मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये बताइए अब 2 साल में खजाना भर गया है, जो घोषणाएं क्यों पूरी हो जाएंगी? जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, बिजली कंपनियों पे जीरो घाटा था, जीरो एट पार करके गई थी। वापस कितना बिजली कंपनियों के ऊपर घाटा छोड़ के गई अशोक गहलोत जी की सरकार। और मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है सुमित जी, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पे जवाब देते हैं तो कोई सरकार की कमी गिनवाई है क्या? उन्होंने क्या बोला? समस्या किससे है? समस्या इस बात से है कि राजस्थान में बिजली सरप्लस क्यों है, 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली क्यों मिल रही है? ये कांग्रेस अभी कह रहे थे भ्रष्टाचार, अभी मैं गिनवाऊंगा ना भ्रष्टाचार के मामले। महेश जोशी जेल में आके जाके आया हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में। जल जीवन मिशन गरीबों के लिए आप किसानों को बिजली पानी समय पर मिलेगा? मिड डे मील के अंदर घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। मदन जी पुरानी बातें छोड़ते हैं ना, आज 2026 जो बजट पेश हुआ उस पर हम बात करते हैं। मैं तो 2026 की बात, हाँ, अभी क्या मदन जी देखिए, आपने अभी एक बात कही, उसी बात को मैं कोट एंड कोट कर देता हूँ। आपने मदन जी मेरी बात सुनिए, आपने एक बात कही, उस बात को कोट एंड कोट कर रहा हूँ। आपने कहा कि सुमित जी
हम बहुत पहले से डिबेट में बैठते आए हैं। जब हम विपक्ष में थे तब भी आपके साथ डिबेट में बैठते थे, और उस वक्त पर मदन जी जब आप विपक्ष में थे तो किसानों की बड़ी बात करते थे। अब आप कहते थे कि रात को किसानों को बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, रात को किसान जाते हैं फसलों में पानी देते हैं, ठंड लगती है। आपने क्या किया? अब 2 साल हो गए आपकी सरकार को, आपने उन किसानों के लिए क्या किया? क्या तस्वीर बदल गई पूरी तरह से? मैं बता दूं। हाँ, मैं बता दूं। बताइए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे, 2027 तक पूरे राजस्थान को दिन में बिजली देंगे। आज मैं दावे से कह सकता हूं राजस्थान के 22 जिलों के अंदर दिन में बिजली दी जा रही है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। 44 में से 22 जिलों के अंदर दिन में बिजली दी जाती है, भजन लाल जी की प्रतिबद्धता है। और जो बिजली का उत्पादन भी बता देता हूं मैं, इनके टाइम पे बिजली का उत्पादन जो था उससे आज की डेट में कितना है ये भी मैं बता देता हूं। चलिए आप ढूंढ लीजिए, मैं रामनिवास मंडा जी के पास जा रहा हूं। तब तक मैं रामनिवास मंडा जी से एक रिएक्शन लेता हूं। हाँ, ढूंढ लीजिए। हाँ, नितिन भाई बोल दीजिए जल्दी से भी रामनिवास मंडा जी के पास। मैं रिएक्शन कम से कम सुमित जी। हाँ, जल्दी। नहीं जल्दी से नहीं सुमित जी, इतनी देर बुलवाया आपने, कम से कम थोड़ी सी तो 6,839 मेगावाट बिजली का उत्पादन आज की तारीख में है, और इनके टाइम पे 3,985 मेगावाट था। 3,985 आपने फैक्ट्स बता दिए जैसे सदन में जाते हैं। मदन जी फैक्ट्स बता दिए आपने, अब रिएक्शन ले लेते हैं एक बार, फिर और भी मेहमान है ना उनके पास भी जाते हैं। 6,839 मेगावाट, 6,839 मेगावाट, 3,995 रामनिवास मंडा जी बता देंगे 2 साल में। रामनिवास मंडा जी बता देंगे आपके इस फैक्ट को। नितिन भाई आ रहा हूँ। अरे रुक तो जाइए नितिन भाई, आपको पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए, आप पूरा वक्त मिलेगा आपको। रामनिवास जी, ये जो फैक्ट किसानों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर जो दावे कर रहे हैं मदन जी, आप सेटिस्फाई हो उससे? मैं मदन जी के साथ उनका आंकड़ों में नहीं जानना चाहूंगा। हाँ, और जो मदन जी कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, नहीं भी हो। जैसा कि बोला है 22 जिलों में उन्होंने कहा दिन में बिजली मिलना शुरू हो गई है। हाँ। तो ये स्वागत योग्य है, ये इम्प्लीमेंट होता है तो स्वागत योग्य है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ बजट केवल आंकड़ों का नहीं है। मैं एज ए किसान होने के नाते इतना कह सकता हूँ, बजट एक किसान के लिए कोई आंकड़ा नहीं है। हमें तो खेतों में नमी चाहिए, परिवार के लिए खुशहाली चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए। और हमें ऋण नहीं चाहिए, ऋण मुक्त नहीं चाहिए। हमें केवल आत्मनिर्भर बन जाए, हमारी एमएसपी इतनी बढ़ जाए, आय और जो खर्चा है उसके बीच का अंतर पाटा जाए, तो एमएसपी पे कुछ बढ़ाया जाए। इस प्रकार की मांग हमारी किसान की रहती है। जी, सवाल ये था कि जो कुछ मदन जी ने कहा, जो आंकड़े पेश किए, क्या आप वाकई उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? उनके आंकड़े सही है? ये सवाल है रामनिवास जी। मैं 80% तो उनके साथ हूँ। मतलब थोड़ा झोल है आंकड़ों में, और वो झोल अभी नितिन भाई देखो, नितिन भाई उस झोल की भी पोल खोलेंगे। मजबूती है। नितिन जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नितिन भाई झोल की पोल खोलेंगे। झोल नहीं है, नितिन भाई आंकड़े बोले हैं। बोलिए नितिन जी। झोल नहीं है। मैं एक आपको तथ्य क्लियर कर दूं। हाँ। मैंने जो आंकड़े रखे हैं, राजस्थान की विधानसभा के सदन के पटल पे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने रखे हैं। ये टीवी नितिन भाई ऐसा ही आंकड़ा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। मैं गूगल वाला नहीं चाहिए आंकड़ा, ये जो विधानसभा के पटल पर रखा गया हो ऐसा ही आंकड़ा चाहिए अब आपसे नितिन भाई। सदन में जब जवाब देने का टाइम आएगा, जब भाग जाएंगे लोग बोलेंगे। अभी जवाब ले लेते हैं मदन जी, अभी जवाब ले लेते हैं। नितिन जी अब आपकी बारी। कांग्रेस है नितिन भाई जल्दी, फिर मैं दामोदर जुड़े हुए हैं, दामोदर के पास जाऊंगा। ये सदन में चर्चा मुख्यमंत्री हाँ, सदन में चर्चा सुन लीजिए सुनते हैं ना, चर्चा कर लो। अगर सुनिए सर मदन सर, राहुल गांधी है ना, सुन लीजिए ना, चलती है बाहर मदन जी आज राहुल गांधी पर नहीं जाते हैं। देखो नितिन जी कितने सब्र से बैठे हैं, उनको सब्र का फल दीजिए, मीठा फल दीजिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। नितिन जी बोलिए। भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब बोलने तो दीजिए। नितिन जी बोलिए। देखिए सुमित जी, मैं राजस्थान में भी दिखा दूंगा आपको। राजस्थान की विधानसभा में भी दोनों लोग जिनमें अभी कंपटीशन चल रहा है नेता प्रतिपक्ष का, एक चलिए नितिन भाई मैं आपको अब मौका बोलने का दूंगा एक ब्रेक के बाद।
मदन जी चाह रहे थे कि पहले इनकी बात के बाद ब्रेक ले लिया जाए और उसके बाद पूरा टाइम मैं आपको दूं अच्छी तरह बोलने का। तो एक यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं, चर्चा यूं ही जारी रहेगी। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।